चैप्टर चल रहा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसका हम लोग लेक्चर 3 करेंगे आज। लेक्चर 2 में हम लोगों ने G0 फेज तक बात किया था, G1 फेज की बात कर ली थी, S फेज की बात कर ली थी और G0 फेज की बात यहाँ पे कितना कर लिया हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले लेक्चर 3 के अंदर G2 फेज के बारे में, G2 मतलब कैप 2 फेज के बारे में बात की। सेल साइकिल ये है मेरा, इसके अंदर 4 फेज है, ये वाला M फेज है, ये वाला G1 फेज है, ये वाला S फेज है, ये G2 फेज है। तो हमने इसका बात कर लिया। G0 फेज कहाँ पे होता है तो मैंने बताया था यहाँ पे होता है, यानी G1 के लास्ट G0 फेज होता है। और G0 फेज में वो सेल जाते हैं जो कि ना के परमानेंट हो सकते हैं और ना ही फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। कोई उनके अंदर प्रॉब्लम आ गया है, डीएनए में म्यूटेशन हो गया है, कुछ भी खराबी आ गई है, तो उसके रिपेयरिंग के लिए G0 फेज में जाते हैं, जैसा मैंने बताया। आज हमें डिस्कस करना है G2 फेज के बारे में बात करनी है। G2 फेज का सबसे पहला इवेंट्स कि इसके अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रोडक्शन। तुम्हें मालूम होगा ना कि ट्यूबुलिन प्रोटीन का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसी ट्यूबुलिन प्रोटीन जो तुमने पढ़ा था सेल चैप्टर में, अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन, इसी ट्यूबुलिन से ही सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होता है, इसी से ही सेंट्रोसोम्स बनते हैं। वो तो बात की बात है, बनते हैं इस फेज के अंदर है, ठीक है, लेकिन उसके बनाने वाली चीज जो है G2 फेज में बनते हैं। देखिए ट्यूबुलिन प्रोटीन यहाँ पे बन रहा है अगले डिवीजन के लिए, अगले नेक्स्ट डिवीजन के लिए। कहाँ पे बनता है ये? सेल के किस हिस्से में बनता है? तो साइटोप्लाज्म के अंदर बनता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन का प्रोडक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर होता है बेसिकली। और ये करता क्या है? इसका सेल डिवीजन में रोल है, इसलिए ये बनता है, यानी कि हेल्प इन सेल डिवीजन। दूसरा, इसमें भी कुछ ऑर्गेनेली G1 की तरह इसमें भी कुछ ऑर्गेनेली अपना डुप्लीकेशन करते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऑर्गेनेली डुप्लीकेट होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इस तरह के ऑर्गेनेली का यहाँ पे डुप्लीकेशन होता है। इस तरह के ऑर्गेनेली का यहाँ पे डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेशन होता है। इस तरह के ऑर्गेनेली का यहाँ पे डुप्लीकेशन होता है, इस तरह। तीसरी चीज कि इसमें भी G1 की तरह ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। G1 में भी होता है, यहाँ पे भी होता है। G1 में भी, यहाँ पे भी मैंने कल बताया था ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन हो सकता है। कल के लेक्चर में हमने ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है थोड़ा सा बात किया, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इस फेज में ट्रांसलेशन, प्रोटीन बनाने वाला प्रोसेस, आरएनए से प्रोटीन बनाने वाला प्रोसेस यहाँ पे होता है। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना है G2 फेज के बारे में, बस 2-3 ही बात है। मेन तो हमें S फेज और G1 फेज पढ़ना होता है। इसके बारे में मतलब जब इसकी बारी आती है तो बहुत कम काम बचे हुए होते हैं। एक्चुअली में ये तीनों फेज G1 और S और G2 सेल डिवीजन की तैयारी करने वाले फेज है। G1 और S में मैक्सिमम तैयारियां हो चुकी है, थोड़े बहुत बचे हुए हैं, वो G2 फेज में तैयार हो रहे हैं। यही सब ट्यूबुलिन प्रोटीन का प्रोडक्शन होगा जो नेक्स्ट डिवीजन में कहीं ना कहीं काम आएगा। यहाँ ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जो बड़े ऑर्गेनेली है ना बेसिकली, वो यहाँ पर डिवाइड होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होते हैं।
उतना ही G2 फेज में आपको याद करना है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछता है, काफी इससे ज्यादा पूछेंगे नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस फेज होता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे ज्यादा सवाल एस फेज से ही पूछता है, डीएनए एप्लीकेशन, डीएनए डुप्लीकेशन वगैरह। अब लोगों ने इंटरफेस को कंप्लीट कर लिया है, थोड़ी सी और बात करेंगे जो बायोलॉजी में जनरली यूज होता है। यहाँ पे इस चैप्टर में उतना दिया नहीं रखा है, लेकिन पूरी बायोलॉजी की अगर बात करें तो कुछ बातें ऐसे भी हैं जो हम पढ़ते यहाँ पे हैं लेकिन यूज कहीं और होता है। बोटनी की अगर बात करें तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, concept of amount of DNA and concept of polarity। ये 2n कब हो जाता है, n कब होता है, qn को अप्लाइड करते हैं, 2n को अप्लाइड करते हैं, क्या मतलब होता है, एक concept of polarity है। दूसरा कि polarity का concept चेंज है, polarity को चेंज होने से, polarity के concept के हिसाब से polarity चेंज होने की वजह से amount of DNA पे क्या फर्क पड़ता है। देखिए एक इंपॉर्टेंट एडिशनल टॉपिक है, मैं इसको एडिशनल मान के रखता हूं क्योंकि एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा है, तो ये एडिशनल है, एक्स्ट्रा टॉपिक है जो यहाँ पूछ लिया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत जगह पर होता है। कोई टॉपिक नहीं है एनसीईआरटी में लेकिन इसका यूज है चैप्टर में, इसको एक्स्ट्रा टॉपिक बोलते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। एक्स्ट्रा टॉपिक है ये तो मानते हैं कि एनसीईआरटी कुछ आधा अधूरा सा बुक है, उसमें बहुत सी चीजें मिसिंग है जो होना चाहिए था, इंपॉर्टेंट है। तो क्या concept of polarity and amount of DNA। amount of DNA सबसे पहले हम लोग amount of DNA पे ही बात करते हैं, amount of DNA पे ही बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डीएनए, ये मेरे पास डीएनए पहले से मौजूद है, इसके अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यहाँ पे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। मेरे पास ये डीएनए पहले से मौजूद है जिसके अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ऐसा हम बोल दिया करते हैं। एक्चुअली में डीएनए कंसीडर कैसे करते हैं, इस तरीके से नहीं पाया जाता है। अगर सेल के अंदर देखोगे, न्यूक्लियस के अंदर देखोगे, कुछ इस तरीके से तुम्हें यही वाला 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, लेकिन इस तरीके से पाया जाता है जिसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन ये हल्का सा, ये तो एकदम लीनियरली हो गया, इसको थोड़ा सा हम कंडेंस्ड डीएनए बोलेंगे, कंडेंस्ड डीएनए। इसी फॉर्म में पाया जाता है सेल के अंदर, तो इस तरीके से कंसीडर किया जाता है जब भी डीएनए की बात हो रही होती है सेल के न्यूक्लियस में, तो इस तरीके से हम लिख देते हैं, इस तरह से। जैसे कि मैं एक यूकैरियोटिक सेल बना देता हूँ, ये मेरे पास एक यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, ये तो तुमको पता। मैंने नाम अगर यूकैरियोटिक रख दिया तो इसलिए रखा क्योंकि इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद होगा डीएनए के साथ साथ, एंड डीएनए इज इंक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये मेरे पास इस तरीके का डीएनए, ये मेरे पास इस तरीके का ये डीएनए, कंडेंस्ड डीएनए मतलब क्रोमैटिन मौजूद है, कंडेंस्ड डीएनए मतलब क्रोमैटिन मौजूद है। और इसको मैं चाहो तो तुम लिखो या ना चाहो तो मत लिखो, लेकिन तुम्हारे पास वीडियो पहुंच जाएगी। सब्सक्राइब वगैरह करना नहीं किया हो तो कर दिया। अपन कहोगे कि यार ये तो टंकी की चोट पे सब्सक्राइब करवा, अगर आराम से पढ़ना
समझ के पढ़ना है, स्पीड स्लो है अपनी खुद की, तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, बात करें तीन टाइम बर्बाद करना, एक के स्टूडेंट मजाक कर रहा हूँ, ये जुआखोरी नहीं करना, पढ़ाई करनी है, न्यूक्लियस। और जब न्यूक्लियस होगा तो उस सेल को हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। ये मेरे पास एक यूकैरियोटिक सेल है जिसमें न्यूक्लियस मौजूद है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद है, और डीएनए भी किस तरीके से मौजूद है, तो कंडेंस डीएनए के फॉर्म में, जिसे हम क्रोमैटिन बोला करते हैं। इस क्रोमैटिन का, इस डीएनए का हमने अमाउंट को मान लिया है, कंसीडर कर लिया है, इसके अमाउंट को हम लोगों ने कंसीडर कर लेते हैं। हम इसके अमाउंट को, क्या कर रहा हूं मैं, इसके अमाउंट को हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट इसका अमाउंट जो है मान लेता हूं कि 2C, इतना मेरे पास डीएनए है और इसके अमाउंट को हम लोग मान लेते हैं कि 2C। एक यूकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, और किस फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होता है, एक यूकैरियोटिक सेल में जनरली किस फॉर्म में होता है, क्रोमैटिन फॉर्म में। नोट करके कहीं पे लिख लो, नोट करके तुम लिख लो, नोट करके ये बात लिख लो कि इन यूकैरियोटिक सेल्स, इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल जो डीएनए है, डीएनए present in the form of chromatin, क्रोमैटिन के फॉर्म में, जो आप देख रहे हैं क्रोमैटिन एक कंडेंस स्टेट है, जिसके अमाउंट को हम कंसीडर कर रहे हैं, जिसके अमाउंट को हम कंसीडर कर रहे हैं, अमाउंट कंसीडर टू बी 2C, 2C हमने मान लिया। तो देखो सेल साइकिल में जब ये सेल पहुंचेगा, तो सेल हमेशा सेल साइकिल में ही होता है, लेकिन अलग अलग फेज में क्या क्या होता है अब हम तुमको दिखाते हैं। एक मान लेते हैं इनिशियली G1 फेज का ये सेल है, उसमें इस तरह का हालात, स्पेशली सेल साइकिल में सेल नहीं जाता, एक सेल है तो सेल साइकिल में ही मौजूद होगा। भाई वो क्या है, सेल साइकिल एक चेंज है ना, तो सेल है तो उसके अंदर चेंज होता ही रहता है, यानी हमेशा सेल साइकिल में ही मौजूद होता है। अब इस तरह के सेल किस सेल साइकिल के किस फेज में होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। इस तरह का सेल जिसमें अमाउंट ऑफ डीएनए 2C है, किस फेज के अंदर होगा, तो G1 फेज के अंदर, G1 फेज। आप सेल साइकिल्स को कोरिलेट करते हैं, उसको बना के देखते हैं, उससे करके देखते हैं। मेरे पास एक सेल साइकिल है, तुम्हारे पास है, मेरे पास एक सेल साइकिल है, ये सेल साइकिल है। इस सेल साइकिल के अंदर फेज बना देता हूं मैं, ये मेरे पास M फेज है, ये मेरे पास G1 फेज है। G1 फेज सबसे बड़ा फेज होता है, याद रखना। ये S फेज है और ये G2 फेज है। G2 फेज छोटा होता है, तुमने देखा भी वहाँ पे बहुत कम चेंजेस होते हैं, वहाँ पर G1 फेज में बहुत चेंजेस होते हैं, S फेज में भी बहुत चेंज होता है। मैंने अभी सेल बनाया था, वो सेल यहाँ पे, यानी इस वक्त से G1 फेज से गुजर रहा है, यानी जो चीज चेंजेस जीवन में होता है वो चेंजेस हो रहा है। तो सेल के अंदर जो डीएनए था 2C था, हम मान लेते हैं कि इस सेल में जो डीएनए रहता है, इसको हम डीएनए कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे जो डीएनए होता है वो कितना है, ये 2C, यहाँ पे 2C पूरे में, यहाँ पे आ गया, अभी भी देखा मुझे क्या मिला, 2C मिला। पूरे जीवन फेज में जितना अमाउंट डीएनए है उतना ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आ रहा। यानी यहाँ पे जो डीएनए का अमाउंट है वो क्या हो, कांस्टेंट, इस वाले डीएनए का अमाउंट कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा।
भाई 2C से शुरू हुआ था और 2C पे ही खत्म हुआ, G0 तक पहुंच गया या नहीं पहुंचा जो है बता, कंप्लीट कर लिया G1 फेज को, अमाउंट बदला है। यहाँ पे आया जैसे कि स्पेस में एंटर कर गया वो सेल, उसके 2C था उसका DNA अमाउंट, जब खत्म हुआ कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट किया इसने, तो यहाँ पे एक ये अमाउंट दिख रहा है और इसकी कॉपी भी दिख रही है हमको, इसकी कॉपी भी दिख रही है हमको, और यहाँ पे कॉपी बन गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, और इस बार अमाउंट क्या कंसीडर करेंगे, 4C कंसीडर, 2C से 4C हो गया है। यहाँ पे अमाउंट वेरी कर रहा है, यहाँ पे अमाउंट वेरी कर रहा है, और वेरी में भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वेरी में भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब G2 फेज में एंटर कर जाएगा, तो G2 फेज में भी एंटर करेगा, तो किस सब के साथ, तो 4C वाला अपने ये 4C, इसमें भी तुम्हें क्या दिख रहा, यहां से यहां तक जाने में भी 4C से स्टार्ट हुआ था और 4C पे ही खत्म हुआ, तो इस फेज में भी क्या हो रहा है, अमाउंट क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है, क्या हो रहा है, कांस्टेंट रहा है, 4C से 4C पे। जब यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा, इसमें M फेज के अंदर जब पहुंचेगा, तो स्टार्ट हुआ 4C से, लेकिन जब ये कंप्लीट करेगा M फेज, यहां तक पहुंचेगा, तब तुम देखो हालात उसके क्या होगा, 2C हो जाएगा, क्योंकि दो सेल बन गए ना, 2C अलग हो जाएगा। तो ये फिर से यहाँ पे क्या हो रहा, अमाउंट वेरी कर रहा, अमाउंट का कॉन्सेप्ट तुम्हें बताना था, ये बता देखना था कि कौन सी फेज पर डीएनए का अमाउंट क्या रहता है। ये बातें लग रही होगी बड़ी आसान सी छोटी सी, लेकिन नीट के वक्त ना नहीं याद आती, जब तक तुम्हारे पास कोई एक इमेज ना बना हुआ हो ना दिमाग में, सिर्फ लाइनों को तुमने रटा होगा, अभी तुम्हारे लिए वो लगता होगा आसान, लेकिन नीट में कंफ्यूज करवा दिया जाएगा तुमसे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, याद रखना, यहाँ पे भाई वेरी तो कर रहा है, लेकिन कर क्या रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। 4 फेज है, चारों फेज में हालात अलग अलग है डीएनए के अमाउंट के हिसाब से, जैसे ये लेट्स हो रहा है, क्या बात है, जैसे लेट्स हो रहे हो, नए जगह चले गए इसलिए नहीं दिया, हमें देखा ही यार, टाइम नहीं था, एक दो दिन में आएंगे, संडे को आएंगे, रात में नहीं आने डर लग रहा है, आत्मा तो है ना, हाँ वही अलग की बात है, उसको होने ना होने से कोई उठेगा नहीं, अगर रात में तुम बुलाए नहीं तो उठेगा नहीं, पहले बार रात में सोए तब ना, G1 में और G2 में डीएनए का अमाउंट कांस्टेंट रहता है ना, G1 में 2C का 2C ही रह जाता है और G2 में 4C रहता है, यानी डबल रहता है, पर कांस्टेंट रहता है, अपने फेज में ये लोग चेंज नहीं कर
बट अगर बात करूं एस की और एम फेज की, तो यहाँ पे डीएनए जो होगा, डीएनए का अमाउंट वेरी करेगा, वेरिएबल होगा। एस फेज में 2C से 4C बनता है, 2C से 4C बनता है, और एम फेज में 4C से 2C बनता है। तो ये सारी चीजें हमारे पास कर लिया। ये एक ग्राफ देखो, इसमें इस तरह का ग्राफ पे सवाल आता ही रहता है, और तुम फिंगर टिप्स वगैरह की बुक भी लगाते अगर होगे तो उसमें भी इस तरह के ग्राफ देखते हैं। एक ग्राफ में बना रहा हूं यहाँ से, इस वाले एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग फेजेस का नाम रखते हैं, फेजेस रखते हैं, फेजेस बनाते हैं। यानी इसमें क्या है, यहाँ से इतना जो होता है उसको हम लोग G1 मान लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसमें, थोड़ा इतना बड़ा है तो बड़ा कर देते हैं, इसको हम G1 मान लेते हैं, ठीक है। और इतने को हम S फेज मान लेते हैं, इतने को हम लोग G2 मान लेते हैं, और इतने को हम लोग M फेज मान लेते हैं। यानी ये पूरा G1 है। ये मैं इसको नहीं गिवन कर रहा हूँ, इस पूरा फेज को गिवन कर रहा हूँ, रेंज में होगा ना फेज। अब है इस तरफ हमें चेंजेस को लेना है, इस तरफ हमें क्या लेना है, चेंजेस को लेना है, चेंजेस इस तरफ चेंज होता है। तो पहले से कुछ चेंजेस हो चुका है, जीरो से चेंज नहीं होता। जब भी हम एम फेज से निकलता है सेल इनिशियली, तो कुछ ना कुछ उसमें होता है, पहले से मौजूद होता है, चेंज पहले से है। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ से जीरो से बना दिया, ओरिजिन से स्टार्ट कर दिया, नहीं कर सकते तुम। डीएनए किसी अमाउंट पे होता है, या चेंजेस है मान लेते हैं, यहाँ पर डीएनए की अमाउंट रख देते हैं, यहाँ पे इस तरफ तक चेंजेस है। चेंजेस ना करिए तुम, ऐसा कर लो, चेंजेस पे स्टॉप करते हैं, यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करो, गलत हो जाता है, भावनाओं में बैठ गए थे। अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करते हैं। अमाउंट ऑफ डीएनए में यहाँ पे इतने अमाउंट को हम 2C कह ले रहे हैं, और इतने अमाउंट्स को हम लोग 4C कह लेते हैं। तो जब जीवन में होते हैं हमें सेल कैसा मिलता है, 2C वाला मिलता है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, 2C से शुरू होता है और 2C पे ही खत्म होता है। तो कांस्टेंट लाइन होगा यहाँ पे जीवन फेज में, जो अमाउंट ऑफ डीएनए का लाइन कांस्टेंट आएगा या कांस्टेंट आएगा। एस फेज में बढ़ता है, 2C से कहां तक जाता है, 4C तक जाता है। तो 2C से 4C तक जाता है, फिर मैंने G2 में क्या देखा था कि 4C से शुरू होता है और 4C पे ही खत्म होता है। ये एक लाइन है,
एम फेज में हम क्या देखते हैं, ये एम फेज है कि 4C से स्टार्ट होता है और 2C पे खत्म होता है, 2C पे खत्म होता है, इस तरह का। अब इस तरह से बना के नहीं देगा एग्जाम, क्या गया कि विच ग्राफ इज करेक्ट, और उसमें ऐसे ऐसे लाइन खींची हुई होगी, ये देखना है तो फेजेस के ध्यान में। ये लोग फेज ऑप्शन में फेजेस को भी चेंज कर देते हैं। यहाँ एस होता है, तुमने जल्दी जल्दी करा कि जल्दी जल्दी करो, टाइम बचाना है, ये तो आता ही है, तो पता चला कि एस फेज उधर है, तो फिर ग्राफ बदल जाएगा। इस सीक्वेंस में हम चल रहे हैं तो ऐसा होगा, अगर फेज बदलेंगे तो फिर ग्राफ बदलेगा, कांस्टेंट ग्राफ नहीं है, डिपेंड करता है कि नीचे क्या लेते हैं। तो नीचे लिया है इस तरीके से तो ये वाला ग्राफ आएगा, तो ये भी देखते हुए। अगर इस साल के सवाल में तो ऐसे कोई भी चीज थी ना, वो सीधा सीधा था, जैसे एज इट इज एनसीईआरटी में होता वैसे ही था, कोई अपनी तरफ से सवाल में दिमाग नहीं लगाया गया। पर ऐसा उम्मीद अब करा ही नहीं जा रहा है। सारे कोचिंग वालों का यही कहना है, सारे टीचर्स का यही कहना है कि इस बार नीट वैसा नहीं आएगा जैसे आ रहा है। और अपडेट इतना जल्दी जल्दी होता ही नहीं हिंदुस्तान में, 1-2 महीने बाद ही अपडेट मिलेगा। जब एनटीए अपना खुद का वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करता है, वहां से तुमको आइडिया होगा, उस पे टेलीग्राम वगैरह डाउनलोड करके पता करता है। एनटीए प्रैक्टिस पेपर वगैरह रिलीज करता है ना, उससे पता चलता है थोड़ा सा। लेकिन ये अगर फेज 1 फेज 2 हो जाएगा तो उसमें सब कुछ एनटीए थोड़ी ना है। फेज 1 और फेज 2 होगा तो फिर एनटीए सब कुछ नहीं है। एनटीए सिर्फ प्री वाला ही तो ऑफलाइन वाला ही तो कर सकता है, ऑनलाइन वाला नहीं कर सकता। तो ये ग्राफ आप लिख लिए, उतार लिए, बाद में उतार सकते हो, उसमें कोई बात नहीं। वीडियो देखना आराम से, गाना तो नहीं है उसमें, लेकिन देख सकते हो। फिर देखो आप कॉन्सेप्ट ऑफ पोलैरिटी देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट, तो इसको समझना है। मेरे पास ये सेल, एक सेल, ठीक है, और एक डप्लाइड सेल, सेल भी कैसा है, डप्लाइड। डप्लाइड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n से, हम बता मान लेते हैं कि उसके अंदर 2n बराबर 6, यानी कि डप्लाइड में क्रोमोसोम कितने हैं, 6। आर भी मान सकते हैं, लेकिन कम मान है, कम समझे। तो इस 6 क्रोमोसोम बनाने वाला डीएनए कितना होगा, पहली बात तो ये तो तुम्हें याद होना चाहिए, तुमको याद होना चाहिए कि एम फेज में डीएनए कितना होगा, G1 में कितना रहा होगा, S में कितना रहा होगा, J2 में कितना रहा होगा, तो तुम्हें पहले से पता है, सब बना के फिर दोबारा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे रफली बना देता हूँ कि यहाँ पे मुझे 2C मिलता है, यहाँ पे भी मुझे 2C मिलता है, यहाँ पे भी मुझे 2C मिलता है, यहाँ पे मुझे 2C मिलता है, यहाँ पे 4C 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 मिलता है, ये देने क्या बात है। इस तरफ आधा, इस तरफ यानी कि चलो G1 का उठा लेते हैं और G2 को उठा लेते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 6 है। एक तरफ हम G2 फेज को ले लेते हैं, एक तरफ हमें G1 फेज का ले लेते हैं, हमारे पास अलग अलग अमाउंट है दोनों। इन दोनों में कुछ चेंज हो रहा है तो इसका हम ले नहीं सकते, वो यही करना, जो कांस्टेंट है उसी से हम कंपेयर करना है और देखेंगे पोलैरिटी क्या चीज है, समझ में। देखो इसमें कोई डेफिनेशन से याद करने से कोई फायदा नहीं, समझ में नहीं आया। जैसा हमने बताया था वैसे ही देख लो, तुम्हें समझ में आ गया पोलैरिटी का कांसेप्ट। G1 में अमाउंट ऑफ डीएनए 2C, वो 2C से बनाएंगे क्रोमोसोम 6 ही, देखना बनाएंगे कितने क्रोमोसोम, बनाएंगे 6 ही क्रोमोसोम। ये लो क्या बनाया हमने, एक पतला एक मोटा बना दिया, ठीक है।
मैं अलग अलग शेप का ले लेता हूँ, अलग अलग शेप का ले लेता हूँ। एक क्रोमोसोम इस तरह का ले लेता हूँ ना, ये पहला क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये तीसरा क्रोमोसोम है, ये चौथा क्रोमोसोम है, ये पांचवा है, ये छठा क्रोमोसोम है। इसमें यहाँ पे इसमें भी ये पहला क्रोमोसोम, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये क्या फर्क है? अमाउंट तो अलग अलग है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, फर्क क्या है? यहाँ पे फर्क तुमको क्या दिखेगा? भाई अमाउंट अलग है तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। यहाँ का क्रोमोसोम थोड़ा अलग है, दो क्रोमैटिड्स वाला है, सेंट्रोमियर वाला है, इस तरह का है। क्रोमोसोम की संख्या तो सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या तो सेम ही रहेगा G1 और G2 में। अगर 2n है 2n ही रहेगा, n नहीं हो जाएगा पोलैरिटी। बस यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है G2 फेज में जो क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमैटिड्स होगा, दो क्रोमैटिड्स होगा, और G1 फेज में जो क्रोमोसोम होगा उसके अंदर सिंगल क्रोमैटिड्स होगा। बस यही फर्क है, यानी कि अमाउंट चेंज होने की वजह से पोलैरिटी तो नहीं चेंज हो रही है, सिर्फ क्रोमैटिड्स कुछ फर्क पड़ रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे कोई असर नहीं पड़ रहा। यानी कि जो G1 में होगा वही G2 में होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। 2n है तो भाई अब जो तुम पढ़ते हो ना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उसके अंदर इस तरह की चीजें तुम्हें पढ़ना पड़ता है। तो टाइम कितना हो रहा है? लेट कर दिया मैं, स्पेस खाली करने के चक्कर में आया तो टाइम पे था, स्पेस का समझ में नहीं आ रहा था, उसी चक्कर में मेरा वीडियो का बड़ा होने के बाद आया। कुछ चीजें मुझे अभी और सीखनी पड़ेगी। कर लिए काम, छाप लिए, चलो तो नहीं करेंगे तब तुम्हारे पास बहुत सोर्सेज हैं, बाद में भी छाप देगा, रिवीजन कर लेगा, 2x पे लगा के रिवीजन करते रहो, वॉच टाइम तो बढ़ेगा। चलो
हम लोगों ने मोटा मोटी हर तरीके के बात जो प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन मतलब कि इंटरफेस की कर ली है, जितने कॉन्सेप्ट है वो कर लिया। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है एम फेज, सेल डिवीजन वाला फेज, जहाँ एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। उससे पहले एक छोटा सा बात करता हूँ और कि पूरे सेल साइकिल में कुछ चेक पॉइंट होते हैं, करते में बहुत सारे चेक पॉइंट होते हैं, दुश्मन बाहर से आ जाए, जहां जहां पॉसिबिलिटी होता है कि डिफेक्ट हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है सेल, किसी पर चेक किया जाए। अब चेक पॉइंट का हमेशा वो नहीं जो पुलिस चौकी वाला चेक पॉइंट होता है या आर्मी वाला चेक पॉइंट होता है, हमेशा उसी की नहीं करता हूं मैं। ऐसे करता हूं, एक गाड़ी है, उसको यहां से मुंबई तक तुम्हें चला के लेके जाना, या फिर बहुत दूर जाना, उससे भी ज्यादा दूर जहां 3-4 दिन तक चलाना पड़े, तो बीच बीच में मैकेनिक्स वगैरह से तुम दिखाते रहोगे, जरा भी थोड़ा सा चला तो लगता है एक बार चेंज जा रहा तो दिखा दे थोड़ा सा, पेट्रोल कभी लीक भरवाने जा रहे हैं तो कभी कुछ उसमें डिफेक्ट हो रहा तो उसको दिखाने जा रहे हैं, या नहीं भी हो रहा तो आदमी दिखा देता है। बहुत से फॉरनर है, हम लोग तो नहीं, हम लोग जब तक खराब नहीं होता फॉरनर है, देखें भाई लंबा चला है, लंबा सफर है, या कहीं पे जा रहे हैं 10 दिन 15 दिन लगेगा, जो भी उनके पास ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, उसको जहाँ जहाँ मैकेनिक मिलता है उसको थोड़ा वो दिखाता है, थोड़ा सा कहेंगे तो एक राउंड लगा देखो सब कुछ ठीक है, तो ये करते हैं। यहाँ पे भी ऐसा है, सेल में डिफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ वो से मतलब नहीं, कि बीच बीच में चेक पॉइंट पे सेल को छोड़ा जाता है, कि अगर कोई म्यूटेशन हो गया तो ये रोक दिया जाए, नहीं तो अगर म्यूटेट सेल नंबर ऑफ सेल बढ़ा लिया, बहुत सारा नंबर ऑफ म्यूटेट सेल बन गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए जगह जगह चेक पॉइंट बने हैं सेल साइकिल के अंदर, बहुत सारे चेक पॉइंट्स हैं, चेक पॉइंट बने सेल को चेक करने के लिए कि कहीं भाई सेल साइकिल नेक्स्ट सेल साइकिल में जाने से पहले कोई डिफेक्ट तो नहीं है। चेक पॉइंट इन सेल साइकिल, इन सेल साइकिल तो कहां होता है चेक पॉइंट? सबसे पहले अगर बात करें इस तरीके से, तो ये तो मेरे पास एम फेज है ना, और ये G1 है, और ये S है, और ये G2 है, तो G1 और S के यहाँ पे एक चेक पॉइंट है, एक चेक पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे, एक चेक पॉइंट जो है यहाँ पे मिल जाएगा, और एक चेक पॉइंट जो होता है इसके अंदर ही मिलता है। तो 3 जगह चेक पॉइंट, तीन जगह पे चेक पॉइंट्स हैं। तो 3 चेक पॉइंट्स अपने पास कहां पे, तो अपना G1 S, G2 M एंड M फेस, यहाँ 3 जगह पे चेक पॉइंट्स हैं। इन M फेस बिटवीन G1 S, G2 M एंड M फेस। ये ऐसी छोटी सी बात थी, हमने बात कर ली, इसके जानना चाहिए आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। चेक पॉइंट पे भी सवाल तुम्हें यूएसक्यूज के अंदर मिल जाएंगे, फिंगरप्रिंट्स के अंदर मिल जाएंगे। हम चलते हैं सबसे ज्यादा ड्रामेटिक टॉपिक, जहां चेंज के नाम पे एक ड्रामा होता है। भाई सब कुछ यही पे, किसी की भी शादी की तैयारी होती है, साल भर होती है, बाकी सारी चीजें बड़ा मध्यम होता है। क्या कहते हैं, बरातियों के लिए जो खाने का व्यवस्था होता है, रखने का व्यवस्था होता है, उन्हें सुलाने का व्यवस्था होता है, बहुत आराम से हो रहा होता है। लेकिन जिस दिन शादी हो रही होती है उस दिन उठा पटक बहुत चेंजेस होता है, इधर से उधर। एक ही दिन की होती है तैयारी, तो 1 साल से शायद हो रही थी उस चीज के, देखना ये सब बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो अब तक जो हम पढ़ते आए हैं बहुत स्लो प्रोसेस पढ़ते आए हैं, इसीलिए हम उसको रेस्टिंग फेज कहते हैं। इंटरफेस को जो पढ़ते आए हैं अब तक, वो प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन था, वो काफी स्लो था। अब जो पढ़ने वाले हैं वो काफी तेज है, बहुत ड्रामेटिक चेंज है। 24 घंटे का अगर सेल साइकिल है किसी भी सेल की, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, अगर उसका सेल साइकिल 24 घंटे का है तो उसमें से सिर्फ 1 घंटा या उससे कम एम फेज का होता है। लेकिन मोस्ट ड्रामेटिक फेज है एम फेज, तो हमें सबसे हेडिंग डालना है एम फेज। हमारा होगा हेडिंग, वो है एम फेज, एम फेज, एम फेज, एम फेज, एम फेज। रिप्रेजेंट माइटोसिस, ये माइटोसिस को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट माइटोसिस।
ये माइटोसिस को रिप्रेजेंट करता है, माइटोसिस को रिप्रेजेंट करता है। इसके बारे में एनसीईआरटी बोलता है कि ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज है, मोस्ट ड्रामेटिक फेज है, मोस्ट ड्रामेटिक फेज है। बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं ना, इसलिए इसको मोस्ट ड्रामेटिक फेज कहते हैं। और एक और लाइन बोलता है एनसीईआरटी कि मेजर ऑर्गेनाइजेशन इसी में होता है, मेजर रीऑर्गेनाइजेशंस, मेजर रीऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशन इसी फेज के अंदर होता है। इस फेज में तो होता है, लेकिन सेल में कहां-कहां होता है ये मेजर रीऑर्गेनाइजेशन। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर जो मेजर चेंजेस होते हैं ना, वो इसी फेज के अंदर होते हैं। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। साइटोप्लाज्म का 2 हिस्सों में टूट जाना, इससे बड़ा चेंज क्या होता है? इसी फेज के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक सेट चेंजेस आता है, मतलब मेजर रीऑर्गेनाइजेशन इन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। बहुत सारा इस फेज को इक्वेटोरियल फेज भी बोला करते हैं। जब आप सुना इक्वेटोरियल फेज, इक्वेशनल फेज, एम फेज इज आल्सो कॉल्ड इक्वेटोरियल फेज। क्यों इक्वेटोरियल फेज? क्यों क्यों बोलते हैं इसे इक्वेटोरियल फेज? क्यों बोलते हैं इसे इक्वेटोरियल फेज? देखो, एक मेरे पास ये पैरेंट सेल है जिसमें ह्यूमन के लिए 46 क्रोमोसोम है ना, इसे 2 डॉटर सेल बने, उन सब में बराबर हुआ ना, पेरेंट में भी बराबर, दोनों बच्चों में भी बराबर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ कोई छेड़खानी नहीं किया जाता है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है ईच एंड एवरी डिवीजन। आफ्टर ईच एंड एवरी डिवीजन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल रहता है, इसीलिए इस एम फेज को इक्वेटोरियल फेज या इक्वेशनल फेज कहते हैं हम इसको। इसीलिए इक्वेटोरियल फेज कहलाता है क्योंकि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसीलिए बोला करते हैं, इसलिए बोला। इसको इक्वेशनल फेज के साथ साथ प्रोग्रेसिव फेज भी बोला करते हैं। लाइन इंपॉर्टेंट की बात याद रखना है, मैं ऐसा बात कर रहा हूं जो नीट में डायरेक्ट पूछा जाता है। ये वाला लाइन डायरेक्ट क्वेश्चन में मिलेगा कि मोस्ट ड्रामेटिक फेज कौन सा है, ऐसा कौन सा फेज में सबसे ज्यादा रीऑर्गेनाइजेशन, सबसे ज्यादा चेंज होता है फेज में। किस फेज को इक्वेटोरियल फेज कहते हैं? इक्वेटोरियल फेज का मतलब क्या होता है, इक्वेशनल फेज का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें। अब और आगे का पॉइंट्स कि इसको हम प्रोग्रेसिव फेज भी बोला करते हैं। एम फेज को हम लोग प्रोग्रेसिव फेज भी बोला करते हैं, या प्रोग्रेसिव फेज भी, प्रोग्रेसिव फेज। प्रोग्रेसिव फेज मतलब तुम समझे नहीं, कंटिन्यूअस फेज, ये रुकता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है। अगर सेल इसके अंदर घुस गया ना तो फिर रुकता ही नहीं, इसलिए इसको कंटिन्यूअस फेज कहते हैं। और कंटिन्यूअसली एक के बाद एक चेंज होता रहता है, अलग अलग तरीके का चेंज होता है। प्रोग्रेसिव फेज, कंटिन्यूअस फेज। अब इसको समझने के लिए मैं एक बात बोलता हूं कि एक ऐसा ये फेज है जिसमें बहुत सारा चेंज होता है, लेकिन बहुत सारे पूरे फेज की अगर बात करें, तमाम चेंजेस की बात करें ना, फेज मतलब चेंज एक ऐसा ग्रुप ऑफ चेंज है जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के चेंज हैं। इंपॉर्टेंट
एक बड़ा सा चेंज का ग्रोथ जो बड़ी तेजी से चेंज लेके आता है, लेकिन उस चेंज के अंदर भी जाके देखो ना, उस चेंज में भी बहुत सारे वैरायटी के चेंज है, अलग अलग तरीके का चेंज है। उस अलग अलग तरीके के चेंज की वजह से एम फेज को मैंने 4 फेज में बांटा है। ये केवल की 5 है, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट फेज है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है और एक फेज साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। टोटल ओवरऑल देखा जाए तो चेंजेस को देखते इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चेंजेस को देखते हुए इसको 5 फेज में हमने बांटा। 4 न्यूक्लियस के अंदर, एक साइटोप्लाज्म, नाम सुना होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, वो एम फेज का है फेज। एम फेज एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन, मेजर चेंज वाला फेज है जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट चेंज होता है। उस चेंजेस की डिफरेंस की वजह से, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चेंज की वजह से इसके अंदर भी कुछ फेजेस बनाए गए हैं और इसीलिए इसको प्रोग्रेसिव फेज या कंटीन्यूअस फेज कहते हैं। ये रुकता ही नहीं है, एक चेंज होता है तो दूसरी तरह का चेंज शुरू हो जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऐसा। एक ऐसा फेज है, फेज ऐसे बोल सकते हैं हम इसको, फेज in which many major many different changes occur, अलग अलग तरीके का चेंजेस होता है और कंटिन्यूअस मैनर में होता है। तो यहां पे मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू दिस चेंजेस, अकॉर्डिंग टू this changes, this different type of changes, this different type of changes we divide M phase into some phases। M phase को कुछ phases में हम तब्दील कर देते हैं। और ये phases दो प्रकार के होते हैं, तो पहले और ये phases दो प्रकार का होता है। क्लासेस को बहुत अच्छे से अटेंड करने के लिए, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जो भी है अटेंड करने के लिए मैंने कहा था कंसंट्रेशन फुल बनाना पड़ेगा। तुम लोग सोया करो टाइम से, वरना ये दिक्कत होता है पीरियड्स में। देखिए सिर्फ बायो ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट भी कहीं भी जाकर पढ़ोगे, कैसे भी जाकर पढ़ोगे तो मुश्किल हो जाएगा। सुबह वाला टाइम को ऐसे भी फ्रेश रखना है और कोशिश करो लोग कि दिन में ज़्यादा पढ़ो, दिन में ज़्यादा पढ़ने की। अगर आदत नहीं है दिन में पढ़ने की, रात में ही है, तो ज़्यादा बदलाव नहीं करना चाहिए इस टाइम, रिवीट देना है। बदलाव के चक्कर में पढ़ाई नहीं हुई तो फिर एक दिक्कत। लेकिन अगर कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है, कभी भी हम पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो दिन में पढ़ने की कोशिश किया जाए। क्योंकि नीट का एग्ज़ाम दिन में होता है, तो दिन में जो दिमाग चलाने की आदत डालें, रात में तो होता नहीं है। हालांकि इस साल बहुत जगह पैसा भी हो गया था, 5 बजे के बाद भी हो गया था, कहाँ लेट हुआ था, ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हुआ। हो गया, लिखिए बाद में देखो। मैं जिसको फेजेस को कह रहा हूँ, ये फेजेस जो होते हैं ना, जो एम फेज के अंदर फेजेस हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एम फेज के अंदर जो फेजेस हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक को मैं कह रहा हूँ कार्योकाइनेसिस, नाम पहले भी सुने हो तुम इसका, कार्योकाइनेसिस
और दूसरे को मैं कह रहा हूं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस और फिर साइटोकाइनेसिस। हम इसको कार्योकाइनेसिस मतलब क्या इसका? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस into two identical half, into two identical half. Cytokinesis, division of cytoplasm. Division of cytoplasm into division of cytoplasm and complete cell cycle. Complete cell division process. सेल डिवीजन प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया था जैसे साइटोप्लाज्म डिवाइड। दो में वो चार में वो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जैसे साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा सेल डिवीजन कंप्लीट, यानी बिल्कुल बिल्कुल सेल डिवीजन का सबसे आखिरी फेज, आखिरी स्टेज है। बात करते हैं मेरे पास अगर ये सेल साइकिल है, मेरे पास अगर ये सेल साइकिल है, ये हम ले लेते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में सिर्फ इतना ही हिस्सा ना, इतना ही हिस्सा सेल साइकिल में सिर्फ इतना ही हिस्सा जो होता है एम फेज होता है। सिर्फ इतना ही हिस्सा जो होता है ये एम फेज होता है। ये अपना है एम फेज, ये है एम फेज। एम फेज में इतना हिस्सा कार्योकाइनेसिस के लिए होता है और इतना साइटोकाइनेसिस होता है। इतना जो है कार्योकाइनेसिस का है, कार्योकाइनेसिस का है और इतना हिस्सा ऑलमोस्ट साइटोकाइनेसिस का। ये से भी कम कर सकते थे साइटोकाइनेसिस का। इस कार्योकाइनेसिस के अंदर कुछ फेजेस आते हैं। इसमें एक फेज ये होता है, एक फेज ये होता है, एक फेज थोड़ा सा ज्यादा बताओ, एक फेज ये होता है, एक फेज ये होता है, एक फेज ये होता है। इसको मैं कह रहा हूं P M A T, प्रोफेज, बेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। कार्योकाइनेसिस ऑफ एम फेज का अंदर आता है और एक साथ में पांचवा फेज है साइटोकाइनेसिस। पूरे मिला के हम एम फेज बोलते हैं। यानी इसके अंदर चार फेज, इसके अंदर चार फेजेस है, इसके अंदर चार फेजेस है। कौन कौन सा? प्रोफेज सबसे बड़ा फेज, इसके अंदर ये चारों में सबसे बड़ा ये होता है। उसके बाद मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज, एनाफेज, उसके बाद टीलोफेज। प्रोफेज को हम लोग, मैंने कहा ये लॉन्गेस्ट फेज है। इस कार्योकाइनेसिस ऑफ एम फेज का सबसे बड़ा फेज है। एनाफेज शॉर्टेस्ट फेज है, सबसे छोटा फेज। साइज के हिसाब से एक ऑर्डर है PTMA, इस तरह से याद रखो PTMA, प्रोफेज, टीलोफेज,
मेटाफेज, एनाफेज, सबसे छोटा एनाफेज, सेक्स के सबसे छोटा। तो क्या क्या है आपके पास? मैंने बोला एम फेज के बारे में, एक बार हम लोग एम फेज को रिपीट कर लेते हैं। एम फेज मोस्ट ड्रामेटिक फेज, उसके अंदर मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है इन साइटोप्लाज्म, इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा होता है, इसी वजह से न्यूक्लियस के अंदर मतलब कार्योकाइनेसिस के अंदर 4 फेज आ जाते हैं, साइटोकाइनेसिस के अंदर 1 फेज आता है। देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर 1 फेज आता है, इसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इस फेज का इक्वेटोरियल फेज भी कहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं चेंज होगा। 12 थे तो डिवीजन होने के बाद चाहे सेल कितना भी बने, 2 बने या कुछ भी बने, कितनी बार भी डिवाइड करके कितना भी सेल बना लो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे असर नहीं पड़ेगा, यानी कि जीन में कोई तब्दीली नहीं होती है। जीन आइडेंटिकल रहते हैं, क्रोमोसोम आइडेंटिकल रहते हैं। इसीलिए माइटोसिस बेसिकली ये जो है ना, माइटोसिस ही रिप्रेजेंट माइटोसिस मैंने लिखा था, तो ये माइटोसिस बेसिकली ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए होता है। गैमेट बनाने के लिए मियोसिस होता है, ये नहीं होगा गैमेट बनाने के लिए, क्योंकि वहां पर चेंज लेके आता है और कुछ मसला डीएनए में चेंज आता है। तो ये आइडेंटिकल डीएनए आइडेंटिकल क्रोमोसोम नंबर रखता है, इसीलिए हम इक्वेशनल फेज, इक्वेटोरियल फेज भी आप इसको बोलते हैं। इसको हम लोग प्रोग्रेसिव फेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंटीन्यूअस फेज में इसमें बहुत सारे अलग-अलग तरीके का चेंज होते रहते हैं, इंपॉर्टेंट और मेजर, और उसी इंपॉर्टेंट मेजर अलग-अलग तरीके के चेंज के हिसाब से इसको 5 फेज में बांटा गया है। एम फेज को 5 फेज में बांटा गया है, और वो 5 फेज 2 तरीके का है। एक न्यूक्लियस को डिवाइड करने वाला है एक तरीका, और एक जो है साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने वाला है। साइटोकाइनेसिस 5th फेज है, जो बचे हुए 4 फेज है वो ये फेज है जो कार्योकाइनेसिस के अंदर आते हैं। 5 फेज कौन-कौन से होते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। वैरायटी अलग है, क्योंकि अलग-अलग जगह पे होता है। मैंने कहा कि मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन कहां-कहां? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस में जो मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है, जो मेजर चेंजेस होते हैं, उसके हिसाब से ये 4 फेज इधर आ जाते हैं और एक फेज साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, इसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ओवरऑल एम फेज के अंदर तो हम 5 ही फेज करेंगे, लेकिन अक्सर सवाल पूछता है ना, कि अगर पूछता भी है ना कि हाउ मेनी फेज, ऑप्शन में अगर 5 होता है, चलो 4 ही होता है, चलिए 4 ही लगाते हैं, 4, 6, 8 इस तरह होता है। अब कंफ्यूज मत होना, 5 नहीं है 6 लगा देते हैं, ऐसा मत करना। अगर 5 नहीं है तो 4 ही लगाना, क्योंकि वो सिर्फ कार्योकाइनेसिस की बात कर रहा है। साइटोकाइनेसिस एक मेजर चेंज का नाम नहीं है, बस साइटोप्लाज्म को डिवाइड होना है। इसमें तो बहुत सारे रीऑर्गेनाइजेशन होता है, खास रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, कितना है। और हम इसको रिपीट करें, रिवीजन करें, मस्त रहे, तैयार करें, सो रहे।